वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आज का हमारा वीडियो है रोटेशनल डायनामिक्स, जो चैप्टर था उसके 2 पॉइंट के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट का नाम है हमारा आज कोनिकल पेंडुलम, सेकंड पॉइंट का नाम है हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और थैंक यू, लास्ट वीडियो का आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी वीडियो हमारा पसंद आएगा। थैंक यू। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है हमारा कोनिकल पेंडुलम। पेंडुलम, ये जब वर्ड सुनते हैं हम तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक इमेज आती है या एक चीज आ जाती है जो हम सबसे फास्ट रिमेम्बर करते हैं, वो है वॉल क्लॉक वाला पेंडुलम। सेम, हाँ, वही पेंडुलम को हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। तो अब हमें देखना है कि सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम में क्या फर्क होता है। ये इन दोनों का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सेम ही होता है, 100% भी हम कह सकते हैं सेम ही होता है। सिर्फ जो चेंज है वो है ये, जैसे कि कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, उसका जो बॉब है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में फ्लो होता है या भागता है, मूव होता है। और सिंपल पेंडुलम अपना टू एंड फोर्थ वाले या बैक एंड फोर्थ वाले मोशन में होता है। अब ये जो बॉब है वो एक सर्कल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल। इसका जो कोन है या सॉरी इसका जो स्ट्रिंग है वो एक कोन शेप में बनाता है, ये देखिए इस तरह से। तो इस पेंडुलम को हम कहते हैं कोनिकल पेंडुलम। जैसे कि अगर आप जब इसके और डिटेल में देखेंगे, हम इसको और अच्छे से देखना है, तो जब ये मूव होता है ना बॉब, तो उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड तरफ जाता है और उसी का टेंशन अपवर्ड्स की तरफ जाता है। और उसी का जो एक्सेलरेशन है या फोर्स ऑफ है या डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या होता है, सेंटर की तरफ जाता है। क्लियर हो गया? इसका डायरेक्शन ऑफ सेंटर की तरफ जाएगा, फोर्स ऑफ डायरेक्शन क्या होगा, सेंटर की तरफ जाएगा, और इसका वेट नीचे जाएगा और इसी का टेंशन ऊपर जाएगा। ये हो गया ओवरऑल इंट्रोडक्शन। अभी हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगी इसकी डेफिनेशन। अभी हमने जो कहा वही होगी। कोनिकल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए बॉब वेट fixed on the end of a string or suspended from a pivot. Its construction is similar to an ordinary pendulum. Ordinary pendulum या simple pendulum एक ही बात है। However, instead of swinging back and forth, the bob of a conical pendulum moves at a constant speed in a circle, yeah, with a string, in a circle with a string rod tracing a cone, जैसे कि आपको दिख चुका है। ये तो हो गया कोनिकल पेंडुलम के इंट्रोडक्शन के बारे में। इसे हम और डिटेल में देखेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि ये इसकी जो स्पीड होगी घूमने की, बॉल का जो सर्कल घूम रहा है उसका हम टाइम पीरियड भी पता कर सकते हैं, या कितने टाइम पीरियड में कितना सर्कल हो रहा है वो रेवोल्यूशन भी पता कर सकते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं। चलो देखते हैं, हम आपके इसके सिमेट्रिक डायग्राम को स्टडी करेंगे और हम इसके आंसर्स देखने की कोशिश करेंगे कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। ये है उसका सिमेट्रिक डायग्राम। अब सिमेट्रिक डायग्राम में हम जब देखेंगे तो हमें दो लाइंस दिख रहे हैं, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइंस जो है टी साइन थीटा और एम आर ओमेगा स्क्वायर वाली, ये जो सर्कल हो रहा था वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा था, तो उसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगा। उसकी वजह से जो रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं टी साइन थीटा। समझ में आ गया? अब जो दूसरी लाइन थी हमारी एम जी और टी कॉस थीटा वाली, जितना वेट नहीं बढ़ेगा, जितना मास और ग्रेविटेशन इफेक्ट बढ़ेगा, उतना ही टी कॉस थीटा बढ़ेगा। क्लियर होगा? तो अब हम ये दो इक्वेशन को क्या करेंगे, हम लिख लेंगे साइड में, तो हमें आगे सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन इज टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेकंड इज टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब ये दोनों दो इक्वेशन आ गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे ताकि हम आगे और अच्छे से सॉल्व कर सके, हमें नए वैल्यूज मिल सके, ओमेगा की वैल्यू मिल सके। तो अब जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी। अब आप देखेंगे एक साइड ऊपर एम न्यूमरेटर में भी है और एम डिनोमिनेटर में भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और एक साइड में टी न्यूमरेटर में टी डिनोमिनेटर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हम इस इक्वेशन को, जो बचे वाली इक्वेशन को हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। चलिए अब वापस से चलते हैं हम सिमेट्रिक डायग्राम की तरफ। सिमेट्रिक डायग्राम को अगर देखेंगे, हम अच्छे से स्टडी करेंगे, तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा जिसका हाइपोटेनस एल होगा और एक साइड का नाम आर होगा, और वहां पर एक एंगल है जो थीटा है। अगर हम उस राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं तो हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी, और वही आर की वैल्यू हमें यहाँ इक्वेशन में पुट करना है। आर की वैल्यू क्या होगी, सब्स्टिट्यूटिंग आर, द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। ये हो गई हमारी आर की वैल्यू। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन एल साइन थीटा इन ब्रैकेट कॉस थीटा। तो अब देखेंगे साइन साइन क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। अब कैंसिल हो जाएंगे और हम क्या करेंगे, अब
ओमेगा की भी वैल्यू पुट करेंगे। ओमेगा की वैल्यू हमें पता है कि 2π/t होती है। तो ये दोनों वैल्यू पुट करने के बाद और उसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो इक्वेशन बचता है वो ये है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t इज इक्वल टू √g/L cos थीटा। अगर समझ में, ये यहाँ तक तो हो गया, हमने ओमेगा निकाला। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। वो जो बॉब था, वो जो हॉरिजॉन्टल सर्कल घूम रहा था, उसकी हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली है। ये उसका फॉर्मूला है। अब हमें लेंथ पता होगी तो हम पुट कर देंगे, एंगल की वैल्यू मालूम करके पुट कर देंगे तो हमें एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। अब हमें देखना है टाइम पीरियड कि एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है। तो हम इसे क्या रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम पुट करते हैं पीरियड और टाइम इज इक्वल टू, इसी को सॉल्व करना है तो 2π√L cos θ/g, ये हो गई हमारी टाइम पीरियड की वैल्यू। अगर हम टाइम का ये करेंगे, क्या हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हमें मिल जाता है रेवोल्यूशन, या हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। तो इसका रेसिप्रोकल करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन की, n इज इक्वल टू 1/t, जो उसका फॉर्मूला है 1/2π√g/L cos θ। ये हो गया हमारा कोनिकल पेंडुलम का एक्सप्रेशन। अब हमारे पास यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज या तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशंस मिल चुके हैं। फर्स्ट इज टाइम पीरियड या पीरियड टी, और दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। अगर आपको कहीं क्वेश्चन में कुछ बोलते गए, सपोज एक क्वेश्चन आ गया आपको, इतना इतना मास है, सपोज 100 ग्राम ऑफ मास है बॉब का, और हमें पता करना है कि इसका रेवोल्यूशन कितना होगा, 1 मीटर की लेंथ है, तो हम ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं और हमें हमारी रेवोल्यूशन या टाइम पीरियड की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे, या फिर आप फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करके हमें मैसेज भी कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर भी हम मैसेज कर सकते हैं। चलिए हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हमें पता है, लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था, अभी और बता रहे हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन मीन्स एक पार्टिकल है जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के ऊपर क्या होता है? रोटेट होता है। अब ये जो मूव हो रहा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के ऊपर मूव हो रहा है, वो एक वर्टिकल प्लेन में होगा। कहाँ होगा? वर्टिकल प्लेन में होगा। उसे हम कहते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर आते हैं दो टाइप। फर्स्ट टाइप है वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। अब यहाँ पर उसका डायग्राम देख लीजिए। जब एक पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे रोटेट होता है या घूमता है, उसके ऊपर घूमता है, तो वहां पर 3 पॉइंट्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हाईएस्ट पॉइंट एक है, लोएस्ट पॉइंट सेकंड है, और थर्ड मिड पॉइंट है। यहाँ पर तीनों पॉइंट्स के बारे में हम आगे जानेंगे बहुत अच्छे से। सेकंड टाइप है इसका हमारे पास कंट्रोल्ड सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन सच एज जाइंट व्हील और सिमिलर गेम्स। इन दिस केस द स्पीड इज आइदर केप्ट कांस्टेंट और नॉट टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। ये सेकंड टाइप के अंदर क्या होता है, या तो पूरे मोशन की स्पीड कांस्टेंट होती है, या फिर उसके ऊपर ग्रेविटेशन का या ग्रेविटी इफेक्ट उतना नहीं होता है। जैसे कि हम मेले में या एग्जीबिशन में देखते हैं, वो बड़े जाइंट्स व्हील होते हैं, उसके ऊपर ग्रेविटेशन इफेक्ट उतना नहीं होता है। चलिए समझ में आ गया। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट, जो हम फर्स्ट वाले के बारे में देखेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। अब यहाँ पर हमने जैसा बताया था आपको, 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हाईएस्ट पॉइंट, एक मिड पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट। तो अब हम देखेंगे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, या अगर आपका पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर है तो वहां की वेलोसिटी कितनी होगी। तो अब आप जब डायग्राम को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो जो मास है उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रहा है, और वो जो टेंशन वो भी कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। और ये दोनों भी एक ही डायरेक्शन में जब जाते हैं तो हम एक्सप्रेशन के अंदर या इक्वेशन के अंदर लिखते टाइम पे क्या करते हैं? दोनों को ऐड कर देते हैं। अब दूसरी एक बात, यहाँ पर वो दोनों सेंटर की तरफ जा रहे हैं, एंड द फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स और वो दोनों जा रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। चलो हम इसी को अब हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू mg प्लस t1 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। va स्क्वायर मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट हाईएस्ट पॉइंट या a पॉइंट हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक। अब जब पार्टिकल ऊपर होता है, अगर हम कंसीडर करें कि वहां पर मिनिमम पॉसिबल एनर्जी है या मिनिमम स्पीड है, तो एट दैट टाइम क्या होगा? वहां पर T1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वहां पर टेंशन क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर टेंशन अपना 0 होता है तो हम ये इक्वेशन में पुट कर दे तो हमारी इक्वेशन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है देखिए। अब यहाँ पर T1 जब 0 पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बच जाएगी mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू mg। अब दोनों साइड है तो क्या हो जाएंगे? वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएंगी va स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। va स्क्वायर इज इक्वल टू rg और va इज इक्वल टू रूट rg। तो va या va स्क्वायर ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट हाईएस्ट पॉइंट। जब आपका पार्टिकल हाईएस्ट पोजीशन पर होता है तो एट दैट टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होती है? रूट rg होती है। क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे अगले पॉइंट्स के बारे में। अगला पॉइंट कौन सा है हमारा? लोअर मोस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट। जब आपका पार्टिकल नीचे की तरफ होता है, लास्ट वाले पोजीशन पर होता है, तो बॉटम पॉइंट पर होता है, तो एट दैट टाइम अब हम थोड़ा डायग्राम को दो गौर से देखेंगे।
डायग्राम को देखने के बाद हमें पता चलेगा कि उसका जो मास है या वेट है वो नीचे की तरफ जा रहा है और उसका जो टेंशन है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन में लिखते टाइम पे माइनस कर देते हैं, और इसी का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, सेंटर की तरफ जा रहा है। एक डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, सेंटर की तरफ, तो वो हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। सेम अब इसकी इक्वेशन लिख लेंगे हम, T2 माइनस mg इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। क्लियर होगा यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इसे आगे देखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज है, ये याद रखने का पॉइंट है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ग्रेविटेशन। अब यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है कहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी में। कहाँ पर कन्वर्ट होती है वो, काइनेटिक एनर्जी में। तो अब हम क्या करेंगे, लोएस्ट पॉइंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है हम वो पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद वो वैल्यू क्या है, 2mgr है या mg2r है। और यहाँ पर आप इक्वेशन देखिए, mg in bracket 2r is equals to half vb square minus half mva square। यहाँ vb square क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एट पॉइंट b। b मीन लोएस्ट पॉइंट, और क्या va square में हाफ mva square मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एट हाईएस्ट पॉइंट। अब ये दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व किस तरह से करेंगे, पहले तो हम हाफ m क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, निकाल लिए। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बच गई, mg इन ब्रैकेट 2r या 2mgr भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हाफ m vb स्क्वायर माइनस vm स्क्वायर। क्लियर होगा। अब ये नीचे का 2 क्या होगा, ये साइड चले जाएगा तो वो हो जाएगा 4mgr, और यहाँ पर mm क्या हो गया, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपनी इक्वेशन क्या हो गई, g2r या 2gr इज इक्वल टू हाफ vb स्क्वायर माइनस vb या 4gr इज इक्वल टू vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर होगा यहाँ तक। देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, mg2r इज इक्वल टू हाफ mvb स्क्वायर माइनस ये। अब यहाँ पर दोनों साइड में m है तो हमने क्या किया, m कैंसिल कर दिया, फिर बाद में 2 ये साइड का डिनोमिनेटर में इधर बेस कर क्या होगा, वो मल्टीप्लीकेशन में हो गया। तो इक्वेशन हमारी फाइनल क्या बन गई, 4gr इज इक्वल टू vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, थोड़ा आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब हमारे पास va स्क्वायर की वैल्यू थी, हमने हाईएस्ट पॉइंट भी निकाल लिए थे। हाईएस्ट पॉइंट की वैल्यू क्या थी, va स्क्वायर इज इक्वल टू rg। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो वो वैल्यू पुट करने के बाद हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4rg इज इक्वल टू vb स्क्वायर माइनस rg। अभी माइनस rg इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस rg हो जाएगा। तो 4rg प्लस rg इज इक्वल टू 5rg। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, v स्क्वायर b इज इक्वल टू 5rg और vb इज इक्वल टू √5rg। ये हो गए हमारे दोनों पॉइंट्स। हमने हाईएस्ट मोड पॉइंट का भी निकाल दिया और हमने लोएस्ट पॉइंट का भी वेलोसिटी निकाल ली। अब हम देखेंगे ये दोनों के टेंशन का क्या डिफरेंस होता है। मीन्स अगर टेंशन T2 और T1 ये दोनों के टेंशन का हम डिफरेंस देखेंगे, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमारे जो दो इक्वेशंस थे वो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कौन से वाले, जो हमने स्टार्टिंग में सॉल्व किया था, एक हाईएस्ट पॉइंट की इक्वेशन और एक लोएस्ट पॉइंट की इक्वेशन। तो हम लोएस्ट पॉइंट की इक्वेशन में से हाईएस्ट पॉइंट की इक्वेशन माइनस करेंगे। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। देखिए T2 माइनस mg इज इक्वल टू mva स्क्वायर अपॉन r माइनस mg प्लस T1 इज इक्वल टू mva स्क्वायर अपॉन r। ये बड़े में हमने क्या किया, b वाले पॉइंट पे से b वाले पॉइंट के इक्वेशन को a वाले पॉइंट की इक्वेशन को माइनस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, माइनस से ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, फिर एक साइड लेके आ जाएंगे। तो T2 माइनस T1 माइनस mg इज इक्वल टू mvb स्क्वायर अपॉन r माइनस mva स्क्वायर अपॉन r। अब यहाँ पर क्या होता है, m अपॉन r क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ पर माइनस mg और माइनस mg क्या हो जाएगी, माइनस 2mg हो जाएगा। देखिए T2 माइनस T1 माइनस 2mg इज इक्वल टू m अपॉन r कॉमन निकाल लिए, इन ब्रैकेट v स्क्वायर अपॉन vb स्क्वायर आ गया। अब हमने लास्ट इक्वेशन में देखा था vb स्क्वायर माइनस v स्क्वायर में 4rg हो जाएगा, तो हमने क्या करेंगे, वो वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ पर क्या होगा, T2 माइनस T1 माइनस 2mg इज इक्वल टू m अपॉन r 4rg। ये हो गया। अब हमारे पास क्या है, अब यहाँ mm दोनों साइड से है, सॉरी अब यहाँ पे आर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 4g हो जाएगा, 4mg हो जाएगा, और यहाँ पर 2mg हो जाएगा। अब ये 2mg माइनस का ये सेट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 4mg प्लस 2mg। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा, हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 6mg। ये हो गया हमारे सेकेंड पॉइंट। हमने हाईएस्ट पॉइंट के बारे में देख लिया, हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी पता कर ली। हमने लोएस्ट पॉइंट के बारे में देख लिया, हमने लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी पता कर ली। अब हमारे पास जो बचा है वो है मिड पॉइंट। तो हम अब देखेंगे मिड पॉइंट के बारे में। अब मिड पॉइंट, जब आपका स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होता है तो एट दैट टाइम टेंशन उतना रोल प्ले नहीं करता है। यहाँ पर जो चीज आपको कंसिडर करनी है, यहाँ पर जो चीज रोल प्ले करती है
वो है टोटल एनर्जी करती है। कौन सी करती है? टोटल एनर्जी। और हमें पता है टोटल एनर्जी मीन्स क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हमने क्या किया, टेबल के ऊपर आपको तीनों पॉइंट्स की टोटल एनर्जी की वैल्यूज लिख ली। पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। तो अब हम आपको एक पॉइंट बताते हैं, टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट मिड पॉइंट। टोटल एनर्जी लोएस्ट पॉइंट और टोटल एनर्जी मिड पॉइंट की क्या होती है? दोनों सेम होती है। तो अब हमारे पास वैल्यूज है, अब हम क्या करेंगे, वो पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमारा इक्वेशन मिल जाएगा हमें, हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर। अब ये जो हाफ एम वी बी स्क्वायर वाला हाफ है, 2 डिवाइड में जब ये साइड जाएगा इक्वल्स टू ये साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में चले जाएगा। हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एम वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी आर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, उसके बाद की क्या स्टेप होगी, 2 को क्या करना है, अपने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी इक्वेशन हो जाती है एम वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी सी स्क्वायर प्लस 2 एम जी आर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर m हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो जब हम m कॉमन निकालते हैं तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी एम वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम इन ब्रैकेट वी सी स्क्वायर प्लस 2 जी आर। अब यहाँ पर दोनों साइड से क्या हो जाएंगे, m कैंसिल हो जाएंगे। जब m कैंसिल हो जाएंगे तो हमारी इक्वेशन मिल जाएगी हमें वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू इन ब्रैकेट वी सी स्क्वायर प्लस 2 जी आर। अब हम क्या करेंगे, ये 2 जी आर प्लस है तो वो दूसरे साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इससे हमें वी सी स्क्वायर की डेफिनेशन या फिर सॉरी इक्वेशन मिल जाएगी वी बी स्क्वायर माइनस 2 जी आर इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर। अब हमारे पास लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी की वैल्यू थी, अब हम क्या करेंगे, वो वैल्यूज पुट कर देंगे। तो जब हम वो वैल्यू पुट करते हैं, वी बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 5 आर जी है। तो कितनी है वैल्यू, 5 आर जी। जब हम 5 आर जी पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 5 आर जी माइनस 2 आर जी इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर। तो अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन हमारी, या फिर हमें वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट मिड पॉइंट या मिड व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, तो इस वक्त की वेलोसिटी हमें की हमें वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 जी आर और वी सी इज इक्वल टू रूट 3 आर जी। तो हमने आज का टॉपिक आपको बता दिया, कोनिकल पेंडुलम अच्छे से कंप्लीट हो गया, उसके एक्सप्रेशंस भी देख लिए, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन के हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, मिड पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट के दोनों के टेंशन का डिफरेंस भी देख लिया। अब हम आपको बताएंगे, ये है हमारे आज के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमने आज के टॉपिक्स में क्लियर किया है, और ये हमें याद रखना है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, आप इसे लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बट ये याद रखिएगा। अब आपको आज के सेक्शन में जितने भी डाउट्स है या कुछ भी है तो आप हमें क्या करिए, कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। पसंद आया होगी तो आपके रिव्यूज की हमें ज़रूरत है।